हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है चूज़ ए न्यू पैलेट फॉर इंडियाज़ क्रिएटिव इकनॉमी। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। क्रिएटिव इकनॉमी क्या होती है? क्रिएटिव इकनॉमी होती है जब हम किसी की क्रिएटिव इमेजिनेशन से, मतलब जब कोई आर्टिस्ट हो गया या फिर कोई भी जो मतलब कोई भी आर्टिस्ट किसी भी प्रकार का, चाहे वो पेंटिंग करता हो या फिर कोई और किसी तरह की जो है वो कलाकारी करता हो, तो मतलब जो भी आर्टिस्ट होते हैं ना, जो कलाकार होते हैं, वो सारे क्रिएटिव इकनॉमी में आ जाते हैं। ठीक है, जो भी मतलब उनसे हमें फ़ायदा होता है उसको बोलते हैं क्रिएटिव इकनॉमी। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है। और पैलेट क्या होता है ना, पैलेट होता है जब हम जो मतलब एक बोर्ड होता है जिसको जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, वो पेंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कलर को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पैलेट। तो एक न्यू पैलेट यूज़ करना मतलब एक नया वर्ड यूज़ करना, कलर्स यूज़ करना, मतलब मिक्स करने के लिए, ताकि हम लोग किसके लिए, फॉर इंडियाज़ क्रिएटिव इकनॉमी, इंडिया की क्रिएटिव इकनॉमी के लिए। क्रिएटिव इकनॉमी किसके रिलेटेड होगी? जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार। तो ये हेडिंग का मतलब था। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, क्या क्रिएटिव इकनॉमी है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकनॉमी के वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी उसको मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को देखना, और उसके बाद PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और टेलीग्राम जो लिंक है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो पहला कमेंट होगा उस पर मैंने लिंक दिया होगा, वहाँ पे आपको PDF वीडियो लिंक डेली मिल जाएगा। डेली जो मेरा वीडियो है वो रात को अपलोड होता है, जैसे ही अपलोड होगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। तो कंटिन्यूसली इन लेक्चर्स को आप लोग देखना। तो पढ़ते हैं आज हम क्या लिखा हुआ है क्रिएटिव इकनॉमी के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी हैव इनेबल्ड इंडियन आर्टिस्ट एंड आर्टिशियंस टू रीच वाइडर ऑडियंसेस। तो अभी आपको पता है डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ जो है वो ऑनलाइन में होता है। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोग सिंगिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो अपनी आर्ट, जो आपकी आर्ट है, आपकी कला है, उसको चमकाने के लिए। तो ये जो नए प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी आई है ना, इसने इनेबल किया है, मतलब इंडिया को जो है ना वो इनेबल किया है। इनेबल होता है मतलब किसी काम के योग्य बनाना, कि जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, इंडियन के आर्टिशियंस हैं, वो ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंच सके। आज आप कुछ भी पेंटिंग करोगे, कुछ भी करोगे, आप ऑनलाइन में चढ़ा दो तो आपको ऑडियंस देखने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग जो है वो आपको देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प किया है। उसके बाद however they face challenges that are related to economic sustainability, market access and digital divide, crime in the art world and preservation। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी ये जो आर्टिस्ट हैं ना वो फेस करते हैं। ये चैलेंजेस कौन से हैं? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को लेके। अब ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होती है मतलब जब हम लोग लॉन्ग रन के लिए कोई भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है ना इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है। मतलब आप कुछ भी करो, कोई भी कलाकारी करो, लेकिन इन्वायरमेंट पे उसका कम से कम इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो ये भी एक चैलेंज है कि क्या हम लोग जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, क्या वो इस तरह से काम कर पा रहे हैं कि इन्वायरमेंट में उसका कम से कम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़े। उसके बाद मार्केट एक्सेस, मतलब मार्केट में चीज़ें कितने की बिकती हैं, मतलब कितना उनको एक्सेस मिल पाता है मार्केट का, वो भी एक चैलेंज है। और डिजिटली जो डिवाइड हुआ है, मतलब डिजिटल डिवाइड समझते हो ना आप, कुछ कुछ पक्ष किस कहीं है, कुछ पक्ष कहीं है, वो भी एक चैलेंज है। और जो क्राइम हो रहा है आर्ट वर्ल्ड में, मतलब किसी का कॉपीराइट आप चुरा लोगे, किसी आर्टिस्ट की जो मतलब जो उसकी जो कला है उसको चुरा के अपना आइडिया बना लोगे। और प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व मतलब इसको बचाना। तो प्रिजर्वेशन होता है किसी चीज़ को बचाना। तो ये सारे चैलेंजेस जो है ना वो भी फेस कर रहे हैं ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो क्रिएटिव इकनॉमी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में चीज़ें बहुत जल्दी चोरी हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक कोलैबोरेटिव मॉडल। अब ये कोलैबोरेटिव मॉडल क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है रैदर देन किसी कंपनी पे डिपेंड करना। मतलब अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो जो उसका कंज्यूमर है वो उसको कंज्यूम करेगा, और इस तरीके से हम लोग जो है वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव, मतलब एक साथ मिलके जो है वो काम करना। और
ये जो कोलैबोरेटिव मॉडल है ना, ये कल्चरल इकोनॉमी को भी प्रमोट कर रहा है। कल्चर मतलब जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हो गई, हमारे जो भी ट्रेडिशंस रहते हैं, कल्चर्स रहते हैं, वो किस तरह से हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको बोलते हैं कल्चरल इकोनॉमी। कैन हेल्प इनकरेज इंडियाज सॉफ्ट पावर बाय क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू इन्वेस्टर्स एंड नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो कोलैबोरेटिव मॉडल है ना, इससे कल्चरल इकोनॉमी भी प्रमोट हो रही है और ये इनकरेज कर रही है, मतलब और ज़्यादा जो है वो प्रोत्साहन बढ़ा रही है इंडिया की सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर क्या होती है, जिसमें कोई हथियार वथियार यूज़ ना हो, जिसमें कोई फोर्स यूज़ ना हो, ठीक है। ये क्या होती है, सॉफ्ट पावर होती है, मतलब किसी दूसरी कंट्री के प्रति आपकी कितनी अट्रैक्शन है, वो आपको कितना अच्छा समझती है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर किसी भी कंट्री की। तो ये सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में भी इंडिया की मदद कर रही है, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जिसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। इनोवेटिव मतलब एक नई इन्वेंशन, वेस्ट स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें हेल्प कर रही है। एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिल रहा है इन्वेस्टर्स को मतलब वो कहीं भी जो है कुछ भी खरीद सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ठीक है। द क्रिएटिव इकनॉमी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स। तो ये जो क्रिएटिव इकनॉमी है ना, ये एक यंगेस्ट मतलब अभी नई नई आई हुई है, और ये सबसे तेज़ी से जो है ना वो ग्रो करने वाला सेक्टर है, विद यूनिक चैलेंजेस दैट ऑफन गो अननोटिस। लेकिन इसके कुछ अलग अलग, यूनिक मतलब होता है डिफरेंट चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियाँ भी हैं, जिनको हम लोग अक्सर जो है ना वो नोटिस नहीं करते हैं, अननोटिस करते हैं। पब्लिक भी है जो है, या फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो भी इसको क्या करते हैं, अननोटिस करते हैं। There is now growing recognition of economic importance of the art sector as it helps in the creation of jobs। अभी क्या है ना, एक ग्रोइंग रिकॉग्निशन है, मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जो इकोनॉमिक महत्वता है। इकोनॉमिक महत्वता का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंस है हमारे आर्ट सेक्टर की, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है हमें नई जॉब्स क्रिएट करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, टूरिज़्म में, एक्सपोर्ट में, ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट में। तो इसकी वजह से ना ये जो मतलब आर्ट इकोनॉमी है ना, जिसको क्रिएटिव इकोनॉमी बोलते हैं, इसको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्व मिल रहा है, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है हमारे टूरिज़्म में, जॉब्स क्रिएशन में। उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, द यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड टू एड्रेस कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो कल्चर की, उसको रिकॉग्नाइजिंग करते हुए जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है कल्चर पॉलिसीज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, जो वाज हेल्ड, और ये हेल्ड हुई, मतलब इसको किया गया इस कॉन्फ्रेंस को, ताकि जो उन चीज़ को एड्रेस करने के लिए, मतलब उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, जो कंटेम्प्रेरी, मतलब कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो भी प्रेजेंट इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, हमारे मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ में। मल्टीकल्चरल मतलब जिसमें बहुत सारे कल्चर इन्वॉल्व हों। द गोल वाज टू शेयर ए विज़न फॉर द फ्यूचर ऑफ कल्चरल पॉलिसीज़। इसका गोल क्या था, लक्ष्य क्या था, कि हम लोग क्या करें, एक विज़न मतलब एक आइडिया शेयर करें हमारे फ्यूचर के लिए कल्चरल पॉलिसीज़ का जो होगा, एंड टू रीअफर्म का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को पुष्टि करना, सुदृढ़ करना, हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कमिटमेंट है टू लेवरेजिंग कल्चर्स ट्रांसफॉर्मेटिंग पावर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ताकि लेवरेज का मतलब होता है फ़ायदा पहुंचाना, ताकि जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, मतलब चेंज होने की जो पावर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए। उसके बाद क्या है, चैलेंजेस की बात करेंगे, क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या स्टेटस है आर्टिस्ट का। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन इनेबल आर्टिस्ट, राइटर्स, फिल्म मेकर्स, म्यूजिशियंस एंड अदर क्रिएटिव्स टू एंगेज विद ऑडियंसेस। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जितने भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ना, चाहे वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन हो, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं जितने भी जो आर्टिस्ट होते हैं, चाहे म्यूजिशियन हो, कोई भी हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ एंगेज हो सके, जुड़ सके, एंड मोनेटाइज देयर टैलेंट, और मोनेटाइज भी कर सके, मतलब उससे पैसा भी कमा सके उनका जो टैलेंट है। आपको पता है आजकल यूट्यूब, हर जगह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं अपनी आर्ट के थ्रू, कला के थ्रू।
While Indian artists and artisans play a vital role in preserving traditional art forms and creating contemporary artworks, हालांकि जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट हैं और जो आर्टिशंस हैं वो एक वाइटल रोल मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं उनको प्रिजर्व करने में। प्रिजर्विंग का मतलब होता है बचाने में, और क्रिएटिंग कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क, कंटेम्प्रेरी मतलब जो करंट आर्ट वर्क हैं उनको क्रिएट करने में। दे फेस चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, लेकिन ये कुछ चैलेंजेस भी, कुछ चुनौतियाँ फेस करते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को लेके। सस्टेनेबिलिटी मैंने पहले ही बोल दिया कि जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे आपकी इस तरह की आर्ट करना, मार्केट एक्सेस को लेके एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को लेके। इन ए रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी, जो सोसाइटी काफ़ी तेज़ी से बदल रही है उस सोसाइटी में ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड इनिशिएटिव्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, गवर्नमेंट जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर इनिशिएटिव्स जो हैं वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आर्टिस्ट टू एग्जिबिट देयर वर्क, और उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं आर्टिस्ट को ताकि वो क्या कर सके, एग्जिबिट कर सके। एग्जिबिट का मतलब होता है दर्शाना, अपने जो उनका वर्क है, उनकी आर्ट है, उसको वो दर्शाएं, लोगों के सामने लाएं। हाउएवर मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू प्रमोट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, लेकिन अभी जो प्रेजेंट के आर्टिस्ट हैं ना उनको प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है एज ब्रांड्स एंड एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। और हमें इस बात की भी पुष्टि करनी चाहिए कि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इक्वली जो है अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, और इक्वल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, मतलब हेल्प मिले। देयर आर चैलेंजेस इन द सिलेक्शन ऑफ आर्टिस्ट, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं कि हमें जो है वो आर्टिस्ट को किस तरह से सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल इवेंट्स, कि हम किस तरह से जो है वो चूज़ करेंगे कि हमें किन आर्टिस्ट को चूज़ करना है, उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट्स। उनके लिए कल्चरल इवेंट्स को हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि कोई भी धोखाधड़ी ना होना, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से, क्लीन तरीके से काम होना। तो ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है ना उसमें घोटाले होते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है इन रिप्रेजेंटेशन, मतलब कुछ लोगों को अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट करने का ज़्यादा मौका मिलता है, कुछ लोगों को कम। देयर इज़ नो सिस्टमेटिक और रोटेशनल मैकेनिज्म टू प्लेस टू प्रोवाइड दिस असिस्टेंस, कोई भी सिस्टमेटिक वे नहीं है या फिर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, ऐसा तरीका नहीं है ताकि इन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किस तरह से करनी है जो हमें बता सके। एंड दिस सिलेक्शन प्रोसेस इज़ ऑफन रैंडम, और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस भी एकदम रैंडम तरीके से होती है, मतलब किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है, या फिर सब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पे होती है। सब्जेक्टिव मतलब जो फैक्ट के बेस पे ना हो, अपनी मर्जी से किसी आदमी को चुन लेना। ऑब्जेक्टिव हो गया जो फैक्ट पे हो, मतलब जो सही है उसी को मौका देना है। सब्जेक्टिव हो गया अपनी मर्जी से चुनना। सो टैलेंटेड आर्टिस्ट पर्टिकुलरली दोज बेस्ड आउटसाइड द सिटी आर अनेबल टू गेन फ्रॉम स्पॉन्सर्ड प्लेटफॉर्म्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, ऐसे आर्टिस्ट जो मतलब आउटसाइड द सिटी हैं, बाहर रहते हैं सिटी से, उनको जो है ना उतनी ज़्यादा स्पॉन्सर्ड प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। Additionally, unlike in other countries, there are no serious efforts by private or public institutions to promote contemporary artists as brands। और बाकी अगर हम लोग बाकी कंट्रीज़ की मतलब तरह बात करें, अनलाइक इन अदर कंट्रीज़, इंडिया में ऐसे कोई भी एफर्ट्स नहीं हैं प्राइवेट या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो भी प्रेजेंट के कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं उनको एक ब्रांड की तरह प्रमोट कर सकें। आर्टिस्ट एंड आर्टिशियंस विद क्रिएटिव आइडियाज़ रिक्वायर ए मार्केट, जो भी आर्टिस्ट है जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ है उन्हें एक मार्केट की ज़रूरत है, मार्केट रिसर्च की ज़रूरत है। बिजनेस फैसिलिटेशन मतलब आसान करना, तो उनको बिजनेस की ज़रूरत है और एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। क्राइम इन दी आर्ट वर्ल्ड इंक्लूड्स आर्ट सेप्ट, जो क्राइम होता है आर्ट वर्ल्ड में उसमें क्या होता है, चोरी होती है, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट होता है। इन्फ्रिंगमेंट का मतलब होता है वायलेशन, उल्लंघन करना, कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। फॉर्गरी होती है, फॉर्गरी क्या होती है, इलीगल तरीके से कॉपी करना डॉक्यूमेंट को। फ्रॉड होता है, इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, मतलब चीज़ों को बेचना खरीदना। एड्रेसिंग दीज क्राइम्स रिक्वायर्स इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स, अगर हमें इन क्राइम्स को एड्रेस करना है तो हमें सिक्योरिटी मेजर की ज़रूरत है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है, एंड एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर अथेंटिकेशन एंड ट्रैकिंग, और हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है ताकि हम लोग पहचान सकें। अथेंटिकेशन मतलब होता है पहचानना, और ट्रैक कर सकें लोगों को।
ट्रैकलिंग क्राइम इन दी आर्ट वर्ल्ड विल हेल्प फोस्टर ए हेल्थी क्रिएटिव इकनॉमी। अगर हम लोग ट्रैक कर पाएंगे इकनॉमी को आर्ट वर्ल्ड में कि किस कौन चोरी कर रहा है, ये फोस्टर कर सकता है। फोस्टर का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, तेज़ी से हमारी जो है वो क्रिएटिव इकनॉमी को हेल्दी बना सकता है, अच्छा बना सकता है। आर्ट वर्क्स डेपिसिटिंग और एक्सप्लोरिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एज वेल एज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ विद इन दी आर्ट इंडस्ट्री पोज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। मतलब ऐसे आर्ट वर्क जो डेपिक्टिंग का मतलब होता है दिखाना, एक्सप्लोरिंग का मतलब भी यही होता है कि एक्सप्लोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिखाना। तो ऐसे आर्ट वर्क जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं या फिर को जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं विद इन द आर्ट इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चैलेंजेस मतलब इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हमारे सामने रखते हैं। देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, एक्सपर्टीज़ नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग ओरिजिनल आर्ट वर्क को पहचान सकें। द गैप इज़ लीडिंग टू इनजस्टिस टूवर्ड्स जेन्युइन आर्टिस्ट। तो ये जो गैप है ना, इससे क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, मतलब गलत हो रहा है जो जेन्युइन अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके साथ। दीज ओफेंसिस मतलब ये जो क्राइम है ना, अफेक्ट कल्चरल हेरिटेज, इससे हमारे कल्चर हैं उसको भी इफेक्ट पड़ता है। एंड कॉज फाइनेंशियल हार्म, और हमें फाइनेंशियल नुकसान भी होता है और पब्लिक ट्रस्ट जो है ना वो भी ख़त्म हो जाता है, इरोड हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, मतलब जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है इंडियन आर्टिस्ट के साथ, जो भी गलत चीज़ें होती हैं, ठीक है। Unaccounted money preserved through artworks and the dissemination of disinformation about cultural history through various media only compound the issue। तो जो भी आर्टिस्ट की एक्सप्लॉयटेशन होती है उनके साथ गलत किया जाता है, और आर्ट वर्क के द्वारा जो अनअकाउंटेड मनी, जो गलत तरीके से मनी को जो है वो प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है। और डिसेमिनेशन का मतलब होता है फैलाव होना, और जो फैलाया जाता है गलत इन्फॉर्मेशन को कल्चरल हिस्ट्री के बारे में वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ये सिर्फ इशू को बढ़ाते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है सीरियस करना, इशू को और गंभीर करते हैं। इसके सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशंस इंक्लूड इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर, हम लोग सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पब्लिक अवेयरनेस एंड एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेशन, और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं गलत और सही चीज़ों को पहचानने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए। रेगुलर ऑडिट्स ऑफ एक्वायर्ड आर्ट वर्क, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, और ऑडिट कर सकते हैं हम लोग जो आर्ट नेटवर्क है। इससे क्या हो सकता है, कैन इनहेंस ट्रस्ट, इससे ट्रस्ट भी बढ़ेगा और कलेक्शन इंटीग्रिटी भी हमारी प्रिजर्व होगी, बचेगी। एंड इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग आर्ट वर्क विद ए वेरीफाइड आइडेंटिफिकेशन और मार्क इज़ रिक्वायर्ड। मतलब एक इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड बनाना, जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग आर्ट वर्क है, मतलब जो आर्ट वर्क आ रहे हैं जहाँ फिर जा रहे हैं, एक वेरीफिकेशन आइडेंटिफिकेशन देना उसको, इस मतलब एक मार्क देना कि ये आर्ट वर्क जो है वो इस आर्टिस्ट का है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ए वर्केबल सोल्यूशन, अभी मतलब जो काम हम मतलब जो काम आ सकता है हमारे लिए सोल्यूशन। हैविंग ए कोलैबोरेटिव मॉडल, कोलैबोरेटिव मतलब मैं आपको पहले ही समझा दिया, अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो हमारा जो कंज्यूमर है, मतलब इंडिविजुअल्स जो है ना, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, उसमें कंपनी की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। तो एक कोलैबोरेटिव मॉडल यूज़ करके वो हम लोग कल्चरल इकनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। इज़ एन इफेक्टिव सोल्यूशन टू एड्रेस दी चैलेंजेस फेस्ड बाय द क्रिएटिव इकनॉमी, और ये एक अच्छा सोल्यूशन है उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो क्रिएटिव इकनॉमी अभी यूज़ कर रही है, और ये इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी प्रोवाइड करता है कल्चर को। उसके बाद क्या है, टू प्रमोट इकनॉमिक ग्रोथ, अगर हमें इकनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, ए सोल्यूशन कैन बी इनकरेज इंडिया सॉफ्ट पावर बाय हैविंग ए कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर। तो अगर हमें प्रमोट करना है इकनॉमिक ग्रोथ को, तो सोल्यूशन क्या है कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना, उसको इनकरेज करना, उसको प्रोत्साहन बढ़ाना, और उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर बनाना। दिस शुड हेल्प क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स। इससे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स मतलब नए बिजनेसेस खुल सकते हैं आर्ट में और क्राफ्ट सेक्टर में, मतलब क्राफ्ट मतलब जो कला होती है, इसे गाइडेंस मिल सकती है, टेक्निकल सपोर्ट मिल सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस मिल सकता है इन्वेस्टर को, और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जैसे मैंने पहले भी बताया। द नीड्स ऑफ आर्टिस्ट मस्ट बी ब्रिज थ्रू ट्रेनिंग, जो ज़रूरत है आर्टिस्ट की उसको हम लोग बना सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू, मार्केट एक्सेस के थ्रू, एंड पार्टिसिपेशन इन लार्ज कम्युनिटीज़ एंड नेटवर्क्स, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ में, नेटवर्क्स में। ए फैसिलिटेशन सेंटर वुड हेल्प फोस्टर नॉलेज शेयरिंग, अगर हम लोग एक अच्छा फैसिलिटेशन मतलब जो आसान करे चीज़ों को, अगर हम लोग ऐसा सेंटर बनाएंगे तो इससे हमारा नॉलेज शेयरिंग भी बढ़ सकती है, फॉस्टर हो सकती है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी बढ़ सकती है, एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड सोल्यूशन फॉर आर्टिस्ट एंड आर्टिशियंस, और हम एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड सोल्यूशन दे सकते हैं आर्टिस्ट और आर्टिशियंस के लिए।
डाटा एनालिटिक्स शुड बी यूज टू फोस्टर क्रिएटिव इकोसिस्टम। हम लोग डेटा का यूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का, जिससे हम लोग क्रिएटिव इकोसिस्टम को बढ़ा सकें, जो कंट्रीब्यूट कर सके हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मतलब हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल करें लेकिन उसका इन्वायरमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े। दी गवर्नमेंट अलॉन्ग विद प्राइवेट प्लेयर्स कैन एम्पावर आर्टिस्ट। तो गवर्नमेंट जो है ना वो प्राइवेट लोगों के साथ, जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसके साथ मिलके आर्टिस्ट को पावर बढ़ाने के लिए मदद कर सकती है, एक ब्रिज इंडस्ट्री गैप्स को डेवलप कर सकती है एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट। और कंट्रीब्यूट कर सकती है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौके प्रोवाइड कर सकती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और इनोवेशन के लिए, मतलब नई खोज के लिए। एडिशनली एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस शुड एड्रेस दी वेरियस नीड्स ऑफ आर्टिस्ट। जो अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, उनको जो नीड्स हैं आर्टिस्ट की उनको समझना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए। जैसे ट्रेनिंग हो गई, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मटेरियल सपोर्ट, एक्सेस टू मार्केट, पब्लिक वैलिडेशन, पार्टिसिपेशन इन लार्ज कम्युनिटीज़ एंड नेटवर्क्स, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ए फैसिलिटेशन मैकेनिज़्म, मतलब चीज़ों को आसान करना या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करना ज़्यादा से ज़्यादा, उसको बोलते हैं फैसिलिटेशन। तो एक फैसिलिटेशन मैकेनिज़्म मतलब किसी काम को करने का तरीका। शुड ऑपरेट बाय फोकसिंग ऑन फोस्टरिंग नॉलेज शेयरिंग। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग फोकस करें कि हमें नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लोगों के साथ नेटवर्क को बढ़ाना है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर इंडिविजुअल आर्टिस्ट, इकोनॉमिक एम्पावर करना है इंडिविजुअल आर्टिस्ट को, और उनके लिए क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स बाय ऑफरिंग बिजनेस ट्रेनिंग। उनको बिजनेस ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकम्बेटिंग इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। इनकम्बेटिंग का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इनकम्बेटिंग का मतलब होता है डेवलपमेंट करना, तो हम लोग इसको भी डेवलप कर सकते हैं इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को। एंड कनेक्टिंग दैम विद ग्लोबल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, और उनको बड़े बड़े बोल्ड के प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। The center should also be a platform to provide sustainable livelihood solution for artists and artisans through participatory models। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो भी हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती हैं, मतलब जो लाइवलीहुड हो गया, जो रोज़गार के लिए आर्टिस्ट के, आर्टिशियंस के, इसके लिए हम लोग पार्टिसिपेटरी मॉडल्स लेवरेजिंग दी लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनके पार्टिसिपेशन को हम लोग बढ़ा सकें, इन्हेंस कर सकें बिजनेस इकोसिस्टम में। इट इज़ आल्सो टाइम फॉर न्यू डेटा दैट शेड लाइट ऑन द इमर्जिंग ट्रेंड्स एट ए ग्लोबल लेवल। अभी टाइम है कि हम लोग नए डेटा को जो है वो लाएं और ग्लोबल लेवल पे एज वेल एज, और हम लोग ऐसी पॉलिसी को फॉरवर्ड करें ताकि हमारे क्रिएटिव इकोसिस्टम हम लोग बना सकें जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर सके। फाइनली द इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ट कल्चर एंड द क्रिएटिव इकोनॉमिक इन इंडिया वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड प्रपोजिंग सॉल्यूशंस शुड सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्ट एंड आर्टिशियंस एज ए होल। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें जो इकोनॉमिक और जो कल्चरल सिग्निफिकेंस हैं, फ़ायदे हैं आर्ट के, कल्चर के, क्रिएटिव इकोनॉमी के इंडिया में, और बाकी चैलेंजेस को एड्रेस करना, ठीक है, ये शुड सपोर्ट दी ग्रोथ। तो इनको सपोर्ट करना चाहिए ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, आर्टिस्ट और आर्टिशियंस के, अगर हम लोग पूरे एज ए होल बात करें। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा आर्टिकल्स था, जिसने पूरा देखा है सबसे पहले लाइक करना, कमेंट करना, और टेलीग्राम पे इसका PDF मिलेगा, उसको खुद से एक बार रीड पक्का करना यार, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।